अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करते हैं आज के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। और ऑफकोर्स आपको पता है आज के रोज़ में अगर ज़्यादा टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 20 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ से कम टेम्परेचर 4 डिग्रीज रहेगा। अगर हम बात करें विजिबिलिटी की तो आज क्लियर है, यहाँ तक कि धूप तक निकली हुई है। तो 2 किलोमीटर विजिबिलिटी है, हवा इस वक्त नहीं चल रही है और यूवी इंडेक्स भी इस वक्त 0 है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे धूप ज़्यादा हो सकती है, तो अपने लिए लाजमी तौर पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, स्पेशली 11 से 3 बजे के दरमियान। और आपको पता है हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने पहला ये मैसेज दिया था और पैगाम हदीस के एक जुज़ का दिया था कि हराम से बचते रहना। आज का मैसेज और पैगाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को दिया वो ये है कि वर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। अबू हुरैरा, अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जा तो दुनिया में सबसे बड़ा गनी बन जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अल्लाह की तक़सीम पर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद अब हम तब्दीली या बदलाव नहीं ला सकते। अगर आपको कोई आदत अच्छी लगती है, कोई हैबिट किसी की अच्छी लगती है, कोई किसी की बात अच्छी लगती है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें, उसको अपनी ज़िंदगी में एम्ब्रेस करें, अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड करें। हमेशा हमेशा एज अ पर्सन इम्प्रूव करते रहें खुद को, एज अ ह्यूमन बीइंग, और सोसाइटी में जो हमारा किरदार है उसको भी इम्प्रूव करते रहें। और यही ज़िंदगी का दस्तूर है कि हमेशा हमेशा तब्दीली को एम्ब्रेस करते रहना चाहिए। बिकॉज एक उम्र के बाद शायद हम बदलाव से डरने लग जाते हैं और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी जितनी कांस्टेंट हो उतनी ही कांस्टेंट रहे। लेकिन एक्चुअली में ज़िंदगी में जो एक चीज़ हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है वो तब्दीली है, वो बदलाव है। और जितनी जल्दी आप बदलाव को एम्ब्रेस कर लें, चेंजेस को एम्ब्रेस कर लें अपनी लाइफ में, उतनी ही आपकी ज़िंदगी आसान या मुश्किल हो सकती है। एंड ऑफकोर्स अगर फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें, आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में बहुत 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 टैलेंट भरा हुआ है। आज भी हमारा शो टैलेंट के ऊपर ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई स्पेसिफिक टैलेंट है या आपको कोई चीज़ है जो कि हॉबी है आपकी, आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है कि आप उसे शोकेस करना चाहते हैं लोगों के सामने और मंजर आम पर लेकर आना चाहते हैं, तो नंबर जो स्क्रीन पर आपकी मौजूद होगा उसके ऊपर 30 सेकंड की वीडियो भेजें और हो सकता है कि वो वीडियो शो में ऐड की जाए। और साथ ही साथ अगर आपका टैलेंट यूनिक है तो आपको एक्चुअली में शो के अंदर इन्वाइट भी किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने गेस्ट की तरफ जाएं, ऐसा करते हैं रेलवेज के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है आज? अवैस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अवैस? शुक्र अल्लाह का मैडम, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अवैस। थोड़ा सा बताइएगा रेलवेज के हवाले से। वैसे तो हमें पता है कि लेट ही होती है, लेकिन हमने कहा आपसे आज फिर पूछ लेते। बिल्कुल, आज भी ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार रही हैं, लेकिन ट्रेनों की ताखीर में कुछ कमी जो है वो देखने को आ रही है, क्योंकि आज सुबह के औकात में धुंध में भी कमी देखने को मिली है। और से फैसलाबाद कराची जाने वाली पराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट ताखीर का शिकार रही है। कराची से फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन जो है वो 40 मिनट लेट पहुंची है। रावलपिंडी से रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे लेट रही है। रावलपिंडी से रास्ता कराची जाने वाली सरसीद एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है और मिलत एक्सप्रेस भी 2 घंटे 30 मिनट लेट रही है। लाहौर से रास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार रही है और पेशावर से रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर के साथ स्टेशन पर पहुंची है। बिल्कुल। और अवैस आपको पता है मैं आपसे पूछती रहती हूँ, लेकिन आज फिर मैं एक दफ़ा पूछना चाहती हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या आने वाले वक्त में ट्रेनों में ये जो हमेशा हमें टाइमिंग में देरी देखने को मिलती है, क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगा? बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो हुकूमत जा तो रही है और तमाम तर डाटा भी तलब किया गया है और ट्रेनों को निजी कंपनी के हवाले करने की मुकम्मल मनसूबाबंदी भी तैयार कर ली है, मगर इसका बाकायदा तौर पर वजारत रेलवे की जानब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। और जैसे ही वजारत रेलवे की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, ट्रेनों की जो तमाम तर सूरत हाल है, जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है ट्रेनों का, वो निजी कंपनी के हवाले चला जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि निजी कंपनीज जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं उस पर पूरा उतर पाती हैं या फिर
रेलवे जो है उसका पैरों पर खड़ा होना मुश्किल दिखाई देता है। बिल्कुल। और वैसे आपको पता है कि मुसाफिरों को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। क्या टिकटिंग का प्रोसेस थोड़ा आसान बनाया गया है या अभी भी वैसे ही है? महकमा रेलवे की जानिब से ऑनलाइन टिकट सिस्टम जो है वो तो मुतारफ करवाया गया था 1 साल कबल, और उसमें जो है वो टिकटें भी मुसाफिरों की जानिब से करवाई जा रही थी, मगर बेशतर औकात जो है वो ऑनलाइन टिकट सिस्टम खराब रहता है। महकमा रेलवे की ऐप में बड़ी खराबियां जो है वो सामने आती है और मुसाफिरों को टिकट की सहूलत नहीं मिलती, और इससे महकमा रेलवे को भी लाखों रुपये खसारे का सामना करना पड़ता है। तो जदीद सिस्टम लाना होगा महकमा रेलवे को टिकटों का, ताकि लोग घर बैठे बआसानी टिकटें करवा सकें और ट्रेन सफर जो है उस पर अपने एतमाद का इजहार कर सकें। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया वैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेलवे के आगे आज भी वैसे ही सूरत हाल है जैसे अरसों से चले आ रहे हैं, और उम्मीद हमेशा यही हमारी रहती है कि चीज़ों में बेहतरी और तब्दीली लाई जाए, लेकिन क्या कितना वक्त लगेगा इसमें कोई जवाब नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की जब बात की गई थी तो उम्मीद कायम हुई थी एक कि शायद आने वाले वक्त में चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं आया, और आने वाले वक्त में हो सकता है चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ आए। और दुआ हमारी हमेशा यही होती है, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका बेहतर हो। लाजमी तौर पर अभी रिसेंटली कराची के अंदर एक स्पेसिफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके बारे में फॉर नाउ कहा जा रहा है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आगे चलते हुए कितनी मेंटेनेंस होगी, क्या चीज़ों में एक्चुअली में बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जितना भी ट्रैवल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, मुश्किलात पैदा नहीं करनी। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल आगाज़ में कहा था कि आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, और टैलेंट के हवाले से ही बात करेंगे। फैसलाबाद शहर की बात करें तो टैलेंट यहाँ पर भरपूर है, और बहुत बहुत जो है हमेशा से हमने अप्रिशिएट किया है फैसलाबाद शहर के टैलेंट को। हमारे प्लेटफॉर्म की कोशिश रही है कि हम टैलेंटेड लोगों को हमेशा आगे लेकर आएंगे, लेकिन दैट बीइंग सेड, एट द सेम टाइम जहाँ पर टैलेंट मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि उस टैलेंट के लिए हर चीज़ आसान हो। जितने भी लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, और कहाँ पर उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से क्यों हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता, जब इतना इंपॉर्टेंट किरदार वो हमारी सोसाइटी में, हमारी आर्ट्स में, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ज़रूरी है कि अगर हम एज अ नेशन तरक्की करना चाहते हैं तो हम अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बगैर किसी भी लैंग्वेज के, बगैर किसी भी कॉन्टेक्स्ट के हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकती है। वो चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम प्रोविंशियल लेवल की बात करें, चाहे फैसलाबादियों की बात करें, चाहे पूरी दुनिया की बात करें, हमारे आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हम और आप मिलकर एज अ सोसाइटी उनको सपोर्ट करें, बट एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट और इदारे भी उनके लिए आसानियां पैदा करें। तो हमने सोचा क्यों ना एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट और बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस आर्टिस्ट फैसलाबाद शहर के को आज इन्वाइट करें हमारे शो के अंदर, उनसे बातचीत करें उनके मसाइल के हवाले से भी, लेकिन वो मज़ाया भी बहुत है। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो मैं हंस हंस कर पागल हो गई थी, तो आज मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर जो है दोबारा से रिविजिट करते हैं उन मेमोरीज़ को, और आई थिंक कई दफ़ा मेमोरीज़ जो होती हैं वो आपके दिल में घर कर जाती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी यादें जो हैं जुड़ जाती हैं आपकी लोगों के साथ। तो आज जल्दी से मैं इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ। आज हमारे साथ गामा बीए मौजूद हैं जो कि स्टेज आर्टिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल मतलब आज आप पूरी एक लुक तैयार कर आए हैं। तो आप ये समझ लें कि उस्मान बुजदार साहब भी मेरे दिल में है, इसलिए ना मैं जरा थोड़ा सा तैयार होके आया। मुझे लग रहा है सिटी 41 की बहुत शुक्रिया उनका, और एक ना मैसेज आई थिंक वो कन्वे करे अपनी लुक के साथ ही। लेकिन एक और बहुत ही खास मेहमान जो कि सिटी 41 की टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको भी आज वेलकम करना चाहते हैं। ऑफिशियली वेलकम टू द टीम। और ऑफ कोर्स हाशिर हैं, हाशिर वड़ाइच, जो कि अब हमारे इंटरटेनमेंट रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं हाशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है जब भी कोई नई चीज़ आप शुरू कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे उसमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो मुझे पता है आप बहुत बिजी हो। मैंने आपको बहुत भागते हुए देखा है पूरे ऑफिस के अंदर, और मुझे पता है बहुत सारे काम जो हैं वो आपके सर पर हैं इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए। एंड ऑफ कोर्स एक दफ़ा फिर मैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, सिटी 41 की तरफ से आपको हमारी टीम में वेलकम करती हूँ। एंड आई रियली होप कि आपका जो ये सफ़र है वो जहाँ पर भी हम आपके लिए आसान कर सकते हैं वहाँ पर हम आसान करेंगे। तो हाशिर, सो फार आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है एज एन एंटरटेनमेंट रिपोर्टर? जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्ट जो है फैसलाबाद शहर के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ख़ास हैं, हमारी सोसाइटी के लिए बड़े ख़ास हैं। क्या मसाइल लगता है उनको सामना करना पड़ता है?
ये अगर हालिया दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह फैसलाबाद में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इस वाले से जो हुकूमत है वो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर हम गुज़िश्ता साल डेढ़ की बात करें, जिस तरह कोरोना था, तो कोरोना की सिचुएशन में जो थिएटर थे वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे, कोई प्राइवेट जो प्रोग्राम थे वो कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर सकता था। उस दौरान हुकूमत ने इनको इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। एक दफ़ा सिर्फ 20,000 रुपया दिया और कुछ को 15,000 रुपया दिया, सिर्फ उन पर वो पूरा साल डेढ़ साल नहीं गुजार सकते। इसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से हर आर्टिस्ट को नहीं दिया जी जी, तो 50 साल वाले तो उनको दिया जी जी हर आर्टिस्ट को नहीं दिया। जी जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें फिर इसके बाद अब हालिया दिनों में हुकूमत ने जो आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन फंड है वो जारी किया, तो उसमें बजाय कि जिस तरह हर साल जो आर्टिस्ट हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो हुकूमत बजाय ये कि जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है या दूसरी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो बजाय कि उनका फंड बढ़ाती, जिस तरह आर्टिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो हुकूमत ने वही जो महसूस फंड था उसी को सब पे डिवाइड करना शुरू कर दिया है। अब वो आर्टिस्ट जिसको पहले 25,000 मिलता था, अब उसको 15 से 13,000 रुपया जो है वो मिल रहा है। तो इस वाले से इनकी जो बुनियादी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर हालिया दिनों की दोबारा बात करें तो कोरोना की जो लहर है वो फिर ओमिक्रॉन की सूरत में हमारे सामने है, तो इस दौरान हुकूमत की जानिब से फिर यही कहा जा रहा है कि जो 50% लोग होंगे वो सिनेमाज और थिएटर में बैठेंगे, तो इनकी जानिब से फिर जो एक मुश्किल मरहला है, स्पेशली जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनके लिए दोबारा से शुरू हो गए। बिल्कुल, और ऑफकोर्स गामा भी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपने आज हमारे शो में आने के लिए वक्त निकाला, हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। मसाइल पे थोड़ा सा कमेंट करेंगे, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता सीरियस बातें करना ज़्यादा, तो लेकिन आप जैसे चाहें अपने अल्फाज में अपने स्टाइल में बता सकते हैं कि आर्टिस्ट के मसाइल कौन सुनेगा। पहली तो गल पता की है, मैंने इजाजत दिओ मैं पंजाबी च गल करा। गल है ते ठंड बड़ी पै रही है, भला किहड़ी ठंड पै रही है, जो पहली तनख्वाह बच्चा अपनी मां की तली ते रखदा ना, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, अरे क्या बात है, एंड दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली। ਉਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। अरे ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, हाय ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਉਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, हाय ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਕਈ ਪਿਸ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੈਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟੁਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੈਰੀ गुड, लेकिन अच्छा ये ऐनक लगा के पूरा शो करेंगे आप? नहीं की गल, इतनी ज्यादा लाइटें लगा दी हमने। मेरी बात सुन ले, मैं ना नजरां नहीं तुहाडे नाल मिला सकदा, क्यों? क्योंकि सिटी 41 ते बड़ी देर बाद आया। अच्छा मैंने कुछ दो लोग नजर आ रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं नजर आ रहे। अरे सिटी 41 ते भी मैंने इतराज है। अच्छा ते आप नाराज है हमसे? जी नहीं, नाराज नहीं, इतराज है। इतराज है। ताकि कि कॉमेडी शो कोई ऐसा नहीं तुम चला रहे, हाँ। कॉमेडी शो जरूर ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई बंदा निकल गया तो उसकी जगह तो कोई बंदा नहीं आना चाहिए। को सिटी 41 ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। सिटी 41 ਜਿਹੜਾ ਨਾ फैसलाबाद वास्ते, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक स्पेशल शो ऐसा होवे तो जिस ਵਿੱਚ मजा आवे। बिल्कुल जी, मजाया शोज लाजमी होने चाहिए। हाँ। और यही हाशिर आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है बिल्कुल कि सपोर्ट बड़ा जरूरी है, ना सिर्फ इदारों की तरफ से, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से भी। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है फैसलाबाद शहर के लोगों के साथ आर्टिस्ट के हवाले से, क्या सोशली आपको लगता है कोई रुकावटें भी मौजूद हैं आर्टिस्ट के लिए? हमारे मुआशरे में क्या ऐसी कोई इश्यूज हैं जो कि मौजूद हैं? बस आर्टिस्ट तो लेकिन सिर्फ लोग देखने की हद तक बड़ा खुश ने, दूरों देख के जो उन्होंने कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई गल करनी चाहते हैं, कहते नहीं ये अच्छे लोग नहीं, ठीक है ना। दूरों देख के फिर सैल्फियां भी लाते हैं। तो यकीन करो पिछले जो ठाकर साहब आए ने, नसीम विकी साहब है इस वे फैसलाबाद के तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए उन्होंने काम कर दिया। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे ड्रामे, बड़े अच्छे प्ले, तो जी फैमिली भी देखना चाहती है। नसीम विकी साहब, ठाकर साहब आए ने, सखावत नाथ साहब, काफ़ी जाने के आर्टिस्ट बड़े बड़े ने आए। आने के बावजूद लोग देखते हैं, उन्होंने सुनते हैं। लेकिन तुम पिछले जो वाकया देखा सुने, तुम तो पता तू फायरिंग का वाकया, तो समझ नहीं आ रही तो फनकार किसी का की बिगाड़ता है। ये फायरिंग का जो वाकया पेश आया हाशिर,
गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से और पुलिस की तरफ से क्या किया गया इसमें? ये अभी तक तो सिर्फ देखे हमने सीमी के सामने सीपीओ साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए जिसके बाद बंदा कह सके कि जी ठीक है, अब जो आर्टिस्ट हैं वो महफूज हैं। ना कोई बंदा अभी तक पकड़ा गया, ना कोई बंदा जो है वो अभी तक सामने आया, और ना अभी तक ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आया फायरिंग की क्यों गई थी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भत्थे का इशू था, कुछ की जानब से ये कहा जा रहा है कि जेलसी फैक्टर था, क्योंकि नसीम विकी साहब यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे प्ले लेके आ रहे हैं, और स्पेशली अब जो फैमिलीज हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। तो अभी सब बातें, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिसके बाद बंदा कह सके कि अब आर्टिस्ट जो है वो हर्षद, महफूज है। लेकिन इस तरह के वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं। ये पहली दफा नहीं है कि किसी आर्टिस्ट के ऊपर अटैक किया गया हो, या फिर चाहे वो हम जिस तरह से जानी अटैक हो या वर्बल अटैक हो, हम देखते रहते हैं। तो पहले भी तो कुछ किया नहीं। पहले लेडीज पे होता था। हाँ हाँ, पहले लेडीज पे होता है, अब तो जेंट्स पे भी होता है। यही तो हैरानगी वाली बात है। तो लेडीज तो चलो माना भी, वो लेडीज ने तो डरा दिया, वो मर्द हो गए वो बेचारे। आगा माजिद साहब पहली दफा फैसलाबाद आए, नसीम विकी साहब आए ने, तो उन्होंने गड्डी 'ਚ बैठे ने। हालांकि विकी साहब अपनी गड्डी 'ਚ भी नहीं सी, आगा साहब की गड्डी 'ਚ बैठे ने, पता नहीं या दूसरे की गड्डी 'ਚ बैठे, तो समझ नहीं आई। क्या उनको टारगेट किया गया था? क्या उन्हीं पर? देखेंगे, कल मैं सुना था कि माजिद साहब को, तो वो भी यही कह रहे थे कि जिस तरह हमें लगा, जिस तरह फायरिंग किएगा, वो बेसिकली सिर्फ हमें डराने के लिए थी। तो डराने की वजह यही हो सकती है कि जो नसीम विकी साहब हैं बड़े अच्छे प्ले लेके आ रहे हैं अब सबीना थिएटर में, हालांकि उन्होंने शायद ठेके पे ले लिया है, तो अब सारा जो कंट्रोल है वो उन्हीं के पास है। तो हो सकता है कोई जेलसी फैक्टर हो, ज्यादा इम्कान जो है वो यही है, क्योंकि नसीम विकी साहब की जाने से भी यही कहा गया कि बत्थे वगैरह का या कोई और दूसरा या किसी के साथ उनकी कोई जाती दुश्मनी ना उनकी थी ना आगा माजिद साहब की थी। तो फिर ये एक चीज यही बचती है कि जेलसी फैक्टर हो सकता है। और आपको लगता है ये जेलसी फैक्टर? जी बिल्कुल। अब वो डर के भाग जाए, क्योंकि 2-2.5 महीने से वो काम कर रहे हैं। जिते ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਧੁੰਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਘਰ। ਤੋ ਜੇ 20 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 10 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 10 ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੁੰਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਧਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਡਰਾਮੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤਾ भी करते हैं, ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ। तो बड़ी गल। स्पेशली अगर बात करें तो ये उनका ये स्टेप जो है ये फैसलाबाद के लिए बहुत अच्छा है। यानी एक तरफ इफ्तार ठाकर खड़ा हो, नसीम विकी खड़ा हुआ, माजिद खड़ा हो, दूसरे साथ जो छोटे आर्टिस्ट हैं वो भी साथ खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फैसलाबाद का जो छोटा फनकार है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वही जो टीवी पे बैठ के देखा, जिस तरह अभी गामा जी बात कर रहे थे कि टीवी पे बैठ के हम देखते थे नसीम विकी किसी के साथ काम कर रहा है, और वही जो लोग हैं वो स्टेज पर जाके फैसलाबाद के लोग, फैसलाबाद के गली मोहल्ले के लोग जिनको कोई जानता नहीं है, वो भी खड़ा होकर नसीम विकी के साथ काम कर रहा है, तो इफ्तार ठाकर के साथ काम कर रहा है। तो एक तो इससे थिएटर की भाली होगी, और दूसरा इससे ये भी मुमकिन है कि फैसलाबाद के जो छोटे फनकार हैं, जो फन है वो उनका भी निकल के फन है जो वो सामने आएगा आवाम के। एंड नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि फैसलाबाद शहर में टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, और स्पेशली ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम के ऊपर जो है उसको शोकेस करना चाहते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग इंसिडेंट है, आई थिंक सबको डरा देता है। ये मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज हम आर्टिस्ट के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। वंस अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के अंदर लेकिन हमारे आर्ट्स के अंदर। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो फिल्म की सूरत में हो, चाहे वो म्यूज़िक की सूरत में हो, चाहे वो ड्राइंग की सूरत में हो, किसी भी तरह की आर्ट बगैर किसी लैंग्वेज के दूसरों तक आपका मैसेज पहुंचाती है। ट्रेडिशनली कल्चरल जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आगे लेकर जाती है, दुनिया में लेकर जाती है। इसलिए हमारे आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत खास है। फैसलाबाद के आर्टिस्ट के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि उनको हल किया जाए इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। आज हमने सोचा
कि अपने शो में इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि ना सिर्फ एज ए सोसाइटी, एज पीपल हम अपने आर्टिस्ट को इनकरेज करें, सपोर्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट और इदारों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि हमारे आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत खास हैं और बहुत ज़रूरी हैं, और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। हाशिर, मैं चाहूँगी अगर आप इस पर थोड़ा सा कॉमेंट करें, आगे चलते हुए गवर्नमेंट के साथ किस तरह की कोलैबोरेशंस हो सकती हैं आर्टिस्ट की, जहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है? लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह गवर्नमेंट ने आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड जो है वो निकाला गया है गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसमें सबसे पहले तो जो अच्छे लोग हैं उनको सामने लेके आए, उनके जो फंड है उनको ज़्यादा किया जाए। अगर हम स्पेशली थिएटर की बात करें तो थिएटर में वो लोग भी काम कर रहे हैं जो कि मतलब अच्छे लोग हैं, उनमें टैलेंट भी है, लेकिन उनको वहाँ पर एक शो का 3 से 5 हज़ार रुपया जो है वो मिल रहा है। अब इस दौर में 3 से 5 हज़ार रुपये में आपको पता है किसी सूरत भी घर नहीं चल सकता, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो हौसला हार जाते हैं, फिर दोबारा अपनी दिहाड़ी करने लग जाते हैं या कोई और जो काम है उसमें लग जाते हैं, उनका जो सारा टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है। इस वाले से एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि स्पेशली जो स्टेज शो हो रहे हैं या जो थिएटर हो रहा है उसको स्पॉन्सर किया जाए, या उनको कुछ ना कुछ जो आर्टिस्ट है उनको गवर्नमेंट की जानिब से कुछ दिया जाए। इसके अलावा जिस तरह अभी आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड है तो इसकी जो रकम है वो स्पेशली बढ़ाई जाए, क्योंकि हो ये रहा है कि इसमें जो फनकार हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जो रकम है उसकी तादाद कम होती जा रही है। होना तो यही चाहिए कि जिस तरह महंगाई हो रही है या दूसरी चीज़ों के रेट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो इस हिसाब से जहाँ पे 15,000 मिलता था वहाँ पे कम से कम 25 से 30,000 मिलना चाहिए। तो अब हुकूमत की जानिब से बजाय वहाँ पर 25 से 30,000 मिलने के वहाँ पर जो है वो 15,000 आ गया। तो इस तरह के काम हो गए तो ये जो टैलेंट है वो ज़ाया हो जाएगा और गवर्नमेंट के साथ जो है वो गवर्नमेंट को भी इसमें नुकसान ही है। अगर पाकिस्तान का टैलेंट ज़ाया होगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी नुकसान है। इसलिए हुकूमत को यही चाहिए कि बर वक्त जो है वो इकदाम उठाए, इनको फंड के लिए प्रॉपर जो है वो इजरा किया जाए, इनको फंड बर वक्त मिलने चाहिए, ताकि अगर कोई आर्टिस्ट है उसको काम नहीं मिल रहा है या उसको काम का मुआवजा कम मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट की इमदाद से अपना जो घर है वो चला सके, उसका जो टैलेंट है वो किसी सूरत ज़ाया ना हो, बजाय कि वो स्टेज शो छोड़ के कोई और अपना काम करने लग जाए तो उसमें टैलेंट ज़ाया हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम बात करें हमारी इंडस्ट्री के हवाले से, मीडिया के हवाले से इन जनरल, बट बिकॉज आज हमारा फोकस स्टेज ड्रामास की तरफ होगा ज़्यादा, स्पेशली बात करें इंडिया को अगर हम देखते हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री राइट देयर, लेकिन वो कितना आगे निकल गए हैं। बॉलीवुड का एक पूरा नाम है, एक पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स एंड दैट इंक्लूड स्टेज ड्रामास एज वेल, कि वहाँ पे चाहे किसी भी तरह का आर्ट हो उसको प्रमोट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है और अच्छा अर्न करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अर्न करना जरूरी है। आप किसी चीज़ से जितनी मर्जी मोहब्बत करते हो, अगर आपको उसमें जो अप्रिसिएशन है फाइनेंशियल या दूसरी नहीं मिल रही, तो एट द एंड आप उसको छोड़ दोगे। पाकिस्तान में कंटेंट पे क्यों काम नहीं किया जा रहा, क्यों बेहतर चीज़ें नहीं लाई जा रही, बेहतर कंटेंट नहीं लाया जा रहा है, एंड स्पेशली फैमिलीज को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा स्टेज ड्रामास की तरफ? पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ फनकार ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ है, फन है, लेकिन मुआवजा नहीं है, पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने तो की करना है, प्राइवेट ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तानी ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ऐसे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਰਮ ਅਦਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿस्तानी ਐਕਟਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮੇਡੀ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਇੰਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ,
लेकिन जो अच्छियां अच्छियां गल्लां जिस होंदियां ना वो देखते हैं। उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ दूसरे आर्टिस्ट ने वो इस ਵੇਲੇ पैसे भी कमा रहे ने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल जी। और ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ पता नहीं केड़े केड़े लफ्ज़। बिल्कुल जी। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमने सोचा कि और पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमारे शो के अंदर ऐड करें। तो जाहिद इकबाल जो कि डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन मसाइल को कब खत्म किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अगर स्पेशली आर्टिस्ट के मसाइल के हवाले से बात करें तो आपके सामने है कि सूरत हाल बहुत ही मुश्किल नजर आ रहे हैं। आगे चलते हुए क्या नजर आता है? क्या गवर्नमेंट और इदारों की तरफ से हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाएगा और क्या इकदाम जरूरी हैं इस वक्त पर? जी हाँ, बिल्कुल। दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और जैसे हाशिर और हमारे आर्टिस्ट जो है वो फरमा रहे हैं इसकी मसाइल के मुतालिक, तो बिल्कुल गवर्नमेंट इज सीरियस और उसके ऊपर इकदाम भी कर रही है। दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। नंबर वन, मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ा अच्छा शो चल रहा है, हाशिर भी अच्छा बता रहे हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी अच्छा बता रहे हैं। दो चीजें मेन है। नंबर वन, एक तो आर्टिस्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन है तमाम आर्टिस्टों के लिए, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, किसी भी फन से वो मुंसलिक है, फनो सकाफत से, वो अपने पास रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी पंजाब के आर्ट्स काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवाए। चाहे पैसे थोड़े मिल रहे हैं, बहुते मिल रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर स्कीमें नहीं के आ रही है। 15,000, 25,000, 20,000 का अमाउंट नहीं होती। तादाद बढ़ाने के साथ गवर्नमेंट ये भी चाह रही है डाटा बेस उनके पास सारा आ जाए और वो नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। लेकिन ये है कि स्पेशली जो लोग स्टेज पे काम नहीं कर पाते बड़े आर्टिस्टों के साथ, और उनको मौके देने के लिए हुकूमत ने स्पेशली टैलेंट हंट प्रोग्राम में दिस ईयर स्पेशल टैलेंट हंट प्रोग्राम 2022 में थिएटर और फोक डांस की कैटेगरी को ऐड किया है। इसीलिए ऐड किया हुआ है कि वो फनकार सारे अपने अपने छोटे ग्रुपों में, जैसे थिएटर की बात करें तो वो सारे अपना ड्रामा लेके आए हमारे पास। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में भी 2 और 3 तारीख को हमारे मुकाबले हो रहे हैं। इस तरह पंजाब के दूसरे जिला में मुकाबले हो रहे हैं। तो स्पेशल पंजाब में हमारे सीएम पंजाब का जो विजन है कि जो वो आर्टिस्ट जो स्टेज पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते और गली मोहल्ले के या छोटे छोटे ड्रामेटिक सोसाइटियां बनाई हुई हैं, कॉलेजेस की या सोसाइटीज की या अपनी खुद से उन्होंने बनाई हुई, वो भी आर्ट्स काउंसिल में आए, मुकाबले में हिस्से में 60,000 रुपए का इनाम है फर्स्ट टीम के लिए, सेकंड टीम के लिए 40,000 रुपए का इनाम है, फिर 30,000 रुपए का इनाम है। तो ये छोटी अमाउंट नहीं है। उनको इनकरेज करने के लिए, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो आर्ट काउंसिल अपना रोल अदा कर रही है, गवर्नमेंट उसमें प्लान लेकर। फोक डांसेस की बात करें तो फोक डांसेस में भी इसी तरह से है कि ऐसे ग्रुप जो कि स्ट्रीट के हैं या अननोन हैं, जो वो परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिले, तो गवर्नमेंट की प्लान इसीलिए इस कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया कि वो भी सारे ग्रुप आर्ट्स काउंसिल में आए। इस कैटेगरी को हमने शामिल किया है कि फोक डांसेस में आए और उसके भी अच्छे खासे इनामत हैं, 40,000, 35,000, 30,000 के इनामत हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि गवर्नमेंट इज सीरियस, गवर्नमेंट इज डूइंग हिज बेस्ट कि आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाए। इसमें देखें उम्र की कोई कैद नहीं है, तालीम की कोई कैद नहीं है। वही ग्रुप जो कि जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रीट ग्रुप्स हैं, ये गली मोहल्ले के ऐसे ग्रुप्स हैं, मगर वो आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, डांसेस हैं, ड्रामा में दिलचस्पी है। तो गवर्नमेंट की स्कीमों से फायदा उठाइए। अवेयरनेस के लिए जरूरी था कि आप भी पॉजिटिव वाइब दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए। गवर्नमेंट इज प्लेइंग हिज रोल और स्कीमें और भी आ रही हैं। द थिंग इज आर्टिस्ट जितने भी हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो उम्मीद है कि और भी आने वाले दिनों में मजीद स्कीमें भी इसके ऊपर आएंगी। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी जाहिद साहब कि नसीम विकी साहब पर जो अटैक हुआ रिसेंटली, फायरिंग की गई, उस हवाले से क्या किया जा रहा है? क्या पुलिस के अंदर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? कोई कार्रवाई की जाएगी इस पर? जी, मेरे पास बिल्कुल ये सारी आ चुकी थी न्यूज भी, और आई रियली अप्रिशिएट नसीम विकी। मैं खुद भी उनसे मिला हूँ और गालिबन मैंने और हाशिर ने स्पेशली एक उनके साथ मुलाकात इस हवाले से भी की कि दिस गाय चेंज द ट्रेंड। हमारे यहाँ एक था कि फैमिली ड्रामा नहीं देख सकती, उन्होंने अब ये किया है कि पूरा फैमिली ड्रामा दिखाने के बाद जो उनका एपिसोड है कि गाने चलाने हैं, वो गाने सारे आखिर में लेंगे। जो फैमिली बिल्कुल ड्रामा देखने आए, अच्छे फैमिली ड्रामा भी पेश किए जा रहे हैं, वो सारा ड्रामा देखें। अगर किसी ने गाने नहीं देखने तो लास्ट 30 मिनट्स में वो गाने चलेंगे, तो आप उठ के आ जाए अपने फैमिली के साथ, यू कैन एंजॉय द होल ड्रामा। स्पेशली जो हमारा थिएटर का एक मिजाज है, मिजाज है, उसको एंजॉय करने के लिए है। तो नसीम विकी इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। ये जो उसको डिस्करेज करने के लिए, डराने धमकाने के लिए किया है, इसके टोटली पैथेटिक, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको हम डिस्करेज भी करते हैं। ये अपने हमारी इंतजामिया के नॉलेज में भी है
और डेफिनेटली उन्होंने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। पुलिस के नॉलेज में भी है और कमिश्नर साहब के नॉलेज में भी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ड्रामा के रिवाइवल के लिए थिएटर कैटेगरी को भी टैलेंट में शामिल किया गया है, तो इस पे सीरियस है। ये जो अनासिर इसको डिस्करेज कर रहे हैं वो ये सुन लें कि जाहिर बात है कि एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस वन, और उसको हम लोग ड्रामा को अच्छे को उसके रिवाइवल के लिए सारे एफर्ट कर रहे हैं। द ड्रामा विल कम बैक, वी आर द चैंपियन, वी आर द चैंपियन, वी विल इंशाल्लाह आपको ड्रामा में एक फैमिली ड्रामा में पेश करेंगे जरूर। और वी ऑल आर विद नसीम, विकी एंड एवरीबॉडी इज डूइंग द गुड जॉब एट स्टेज, वी आर विद देम। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल। अभी भी और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, मुझे पता है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो। नहीं अभी नहीं, मैं ले रही हूँ। चलें छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कई मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हम आर्टिस्ट और उनके मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। हमने डायरेक्टर आर्ट काउंसिल से कॉल पर बात की और काफ़ी सारे डिफरेंट इश्यूज जो हैं उन्होंने मेंशन किए और अपॉर्चुनिटीज़ भी मेंशन की, जो कि स्पेशली फैसलाबाद शहर के आर्टिस्ट के लिए आगे लाई जा रही है, जहाँ पर एक तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहीं पर कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने के इदारों और गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। एंड ऑफ कोर्स मैं पर्सनली तो नहीं इस पर कमेंट कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप थोड़ा सा इस पर कमेंट करें। ये जो इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है क्या काफ़ी है, और क्या आर्टिस्ट क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? ਜਿਹੜੇ पैसे दे रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, मैंने सीधी सीधी गल करें। अच्छा जी, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ 15,000 ਹੈ। अच्छा, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20,000 रुपया है। पेमेंट लेट हो जाती है अब। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਬਾਕੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾਂਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10,000 ਮਹੀਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। 5,000 ਦੇ ਨਾਲ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। तो 60,000 एक बारी सानू इकट्ठा भी मिले 60,000 का चैक, उस बार 20,000 आ गया। हुण सिर्फ मैसेज आता, वो मैसेज किस टाइम साढ़े को गैप भी हो जाता, फिर उसनू बैंक वाले भी कहते मैसेज दिखाओ, किस टाइम अंगूठा ही नहीं लगता सही। यानी कि चैक अगे चैक दे देंगे ना आर्ट कौंसल साहब, रेजिडेंट डायरेक्टर साहब आप चैक देंगे। अगे एक मैडम साड़ी सी, अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, बड़ी खुश हो गए 5,000 का चैक दिता उन्होंने। एडे एडे बड़े फनकार फैसलाबाद के जोड़े गुलकार गाने वाले 5,000 का चैक लैके बाहर आते हैं, तो फिर उन्होंने की कह रहे हैं कोई नहीं अल्लाह खैर करे अगली बार तुहानू बढ़ा देंगे। हाशिर, अगर ख़वातीन की बात करें तो ऑफकोर्स लाइक आई सेड बिफोर, आर्टिस्ट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कम्प्लीटली हम सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं आर्टिस्ट को कि आगे आएँ, काम करें सोसाइटी में। क्या मुश्किलात हैं जो कि ख़वातीन को इन पर्टिकुलर, स्पेशली जो स्टेज ड्रामा है इंडस्ट्री है उसमें फेस करनी पड़ती हैं? स्पेशली अगर हम सिर्फ स्टेज ड्रामे तक रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी जो मुश्किलात हैं वो दूसरी किसी और आर्टिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी और ड्रामे में काम करती है, टीवी शो में काम करती है, तो उसकी निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उनसे बात करें तो वो यही कहती हैं कि हमें घर से स्टेज थिएटर तक पहुँचने में भी जो है वो कम से कम हज़ारों जो लोग होते हैं उनकी आंखें जो हम पर होती हैं वो हमें देख रही होती हैं, हमने उनसे बचना होता है। और फॉर एग्जाम्पल जब वो स्टेज पर डांस करके नीचे जा रही है उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता, सामने जब वो डांस कर रही है उसको सबको बड़ी अच्छी लग रही होगी, सब बड़े मजे से उसका डांस देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वही जब बाहर जाएगी, स्टेज के पीछे जाएगी, तो जितने लोग होंगे वहाँ पे जो पहले क्लैप कर रहे थे, उनको देख के बड़ा खुश हो रहे थे, वो सारी उनको हुकारत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। फिर स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर जिस तरह मेल आर्टिस्ट की बात की जाए तो उनके लिए तो आगे आना जो है वो आसान है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे अगर उनको अच्छा ड्रामा नहीं मिल रहा तो वो लाहौर जा सकते हैं, मुल्तान जा सकते हैं, किसी भी और जगह जाकर जो है वो मौका हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो खवातीन है, फैसलाबाद की खवातीन की अगर बात की जाए तो उनके लिए बाहर जाना है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह बात की पेमेंट भी बहुत कम है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी दूसरे शहर में जाए, वहाँ पर अपनी पहले कोई रिहाइश लें या वहाँ पर रहें
और शाम को 8-10 हज़ार रुपये वो ड्रामा कर लें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है बाहर जाके। और फैसलाबाद के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर वही है कि जो लोग हैं वो सबसे पहले तो वो उनको बहुत ज़्यादा हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं, और दूसरा उनको एक माशरे में एक वो मुकाम ही नहीं दिया जा रहा। मतलब एक डांसर है, वो डांस करके जा रही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो या कोई और उसमें चीज़ हो। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने जो इस पे आज आर्टिस्ट के मतलब जो प्रोग्राम किया है, बहुत हमें अच्छा चीज़ है। मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, अली खान। जी जी, बताएं क्या कहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस आप ही बता दें, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपका चैनल देख रहे हैं जी। और ये 41 जो है सीपी बहुत अच्छा चैनल है। हमें अभी हम पूरे फैमिली देख लीजिए सारे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, और हमारी पूरी टीम बहुत बहुत अप्रिशिएट करती है। यही चीज़ें दे कीप अस गोइंग एट द एंड ऑफ द डे। इसी वजह से जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया कंटेंट लेकर आते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है, और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत मीन करता है। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कॉलर का। हाशिर, आप जहाँ से बात करते हैं वहीं से कॉन्टेक्ट। तो मैं वही यही बात करना चाह रहा था, जिस तरह स्पेशली अगर हमारे माशरे की बात करें तो अब तो माशाल्लाह जो खवातीन है वो हर फील्ड में अपना काम कर रही हैं, तो इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डांसर हैं उनको भी कम से कम वही इज्जत मिले। वो सामने आपके सिर्फ एक डांसर ही है, जब वो वहाँ से बाहर आ गया वो भी एक माशरे की एक दूसरी खवातीन की तरह आपकी माँ है, बहन है, उसकी इज्जत करें, बजाय आप उसको आंखें दिखा रहे हैं या उसको हकारत की निगाह से जो है वो देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम खवातीन के साथ जो मर्द हैं, अगर स्पेशली ठाकर साहब जिस तरह फैसलाबाद आए हुए हैं, तो उनको जो फैसलाबादी है वो आगे से ठाकर साहब को जूते मारे होते हैं। वो तो बड़े फनकार हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक वो होतून जो 8-10 हज़ार रुपये शाम को आगे डांस कर रही है, वो ऐसे आपकी जो तनकीद होगी या तंज होगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और एंड आगे फिर वही होगा कि वो भी जो टैलेंट होगा वो ज़ाया हो जाएगा, वो घर बैठ जाएगी। बिहाइंड द सीन्स शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता हो जो हमें नहीं पता, तो क्या ऐड करना चाहेंगे? कि कुड़ियां जिहड़ियां बर्दाश्त कर जांदियां ने, जुगत कई नहीं करदियां, लड़ पैंदियां ने। हाँ। जो आवाम नूं जवाब दे देणगे नहीं, तो पिछे आके डायरैक्टर नूं कहणगे इस बंदे टिकट वापस करो, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। अभी आपसे मैं एक जुगत सुनूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा, मैं मुहसन नकवी बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल जामा बीए साहब से है, ये बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि ये जो स्टेज है या अदाकारी है या फन है, और इससे मुतल्लिका जो लोग हैं, क्या सोसाइटी ने तस्लीम कर लिया है? यानी ये जो लोगों को हंसाते हैं, उनके दुख दूर करते हैं, इनकी गैर मौजूदगी में इन्हीं के साथ तस्वीरें खिंचवाने वाले क्या इनके वजूद को इस तरह से ले रहे हैं जिस तरह से ये भट्ट बट और गुजर की सोसाइटी है, यहाँ पर इन लोगों को जिन अल्फाज में याद किया जाता है, क्या ये समझते हैं कि फन की यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, ये इस मुआशरे के अंदर जगह है? इनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ जो बच्चे बैठते हैं वो क्या राय रखते हैं इनके पेरेंट्स के हवाले से? क्या सोसाइटी ने इनके वजूद को तस्लीम किया है, या ये रवैये जो है इन पर भी असरअंदाज होते हैं? ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और ये सवाल पूछने का। मैं ज़रूर चाहती थी कि हम इस सवाल का जवाब दे सके, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास वक्त और नहीं है तो हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। अगर आप सिर्फ 1 से 2 लाइनों में, लेकिन 1 से 2 लाइनें आप कभी ना, एक तो मुझे बोलने नहीं देते आप, किसी दिन ना इनको बुला के यहाँ बिठाना है, मैं वहाँ बैठूँ। कोई ऐसी गल मैं उन्होंने ये गल करन लगा जिहड़ा साडे वजूद नूं लोकी प्यार करते हैं तो तस्वीर खिंचाते हैं। बाकी बच्चों की गल रही, बच्चों को की पता असीं कौन, असीं की गल कर रहे हैं। जिहड़े लोग साडे नाल तस्वीर खिंचाते हैं वो खिंचा के मुड़ के अपने गांह दोस्तां जाके दिखाते। कई जो फनकार जो छोटा होंदा ना उदों कहते जे ये वो कुछ नहीं है, तो जो वही फनकार वड्डा हो जाता ना, उसकी तस्वीर वड्डी होंदी ना, वो फिर नाल दिन कहते मेरा कज़न ही मेरे मामे का बेटा ही है। क्योंकि फनकार नूं जो कुछ नहीं ना, मैं बड़ी देर पहले गल की थी, टीवी या अपने अखबार वाले पूछते हैं आप पहले क्या करते थे, उन्होंने ये नहीं पूछ रहे तो पहले की करना चाहता सी। हुण मैं जो आर्टिस्ट है, मैं स्ट्रगल च,
मैंने हुण पुछना कि तू की करना चाहना लेकिन जो बड़ा टू बी फनकार वेरी होगा ऑनेस्ट गामा भी बहुत बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे लिए आपका वक्त शुक्रिया। निकालने के लिए घड़ी और ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘੜੀ हाँ मैंने सोचा मैं थोड़ी बड़ी वाली लगाऊं हाँ घड़ी हाँ, घड़ी ये ਦੱਸ मैं लेकिन घड़ी घड़ी टाइम ਦੱਸਦੀ हाँ जी घड़ी घड़ी टाइम दसती है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर अल्लाह आपको जिंदगी दे आप बहुत थैंक यू सो मच आपकी आवाज ऐसी रही है मैं जहाज से बैठा तो जी यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में जो है मैं आपको जवाब देती हूँ आपकी बात का तो छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ होगा हमारा किचन का सेगमेंट क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल शेफ मौजूद हैं जो कि आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे हमारे किचन के अंदर बहुत ही टैलेंटेड है बहुत ही पॉपुलर है फैसलाबाद शहर के अंदर एंड ऑफ कोर्स बड़ी मज़ेदार सी डिशेस आज आपके लिए बनाई जाएंगी अगर आप लोग घर पर सोच रहे हैं अभी तक कि लंच में आपने क्या बनाना है तो हमने आपका काम आसान कर दिया ये डिश ऐसी है कि ना सिर्फ लंच के अंदर बल्कि डिनर के अंदर भी बनाई जा सकती है इवन अगर आप हाई टी या शाम के वक्त क्या खाने का सोच रहे हैं उस पर भी इसको बनाया जा सकता है तो जल्दी 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 आप लोग जो है रेसिपी को लिख लें अगर जैसे भी आप करना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और हमारे शेफ जो है बड़े ध्यान से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो अगर आप चाहते हैं घर पर बनाए तो बड़े आराम से बना सकें अब मैं आपको हमारे आज के जो स्पेशल शेफ हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ जल्दी से तो हमारे साथ आज शेफ गुलाम रसूल मौजूद हैं जो कि ग्रैंड रीजेंट होटल से बिलोंग करते हैं आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ हमारे किचन के सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस जो है हमेशा से फैसलाबाद शहर का आपको पता है खाने से बड़ी मोहब्बत है हम लोगों को और खाने के बगैर जो है हमारी सबकी ज़िंदगियां जो हैं अधूरी हैं तो आज बताइएगा क्या बना रहे हैं आप सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उसके बाद मैं बना रहा हूँ जी स्पेशल सूप और जंगल बीफ साथ राइस अच्छा एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़ें हैं जो इस डिश के अंदर डल सकती हैं जी मैम सूप में प्रॉन है और मशरूम है और ब्लैक मशरूम है साथ चिकन है उसके बाद मैम उसमें वेजिटेबल गाजर होता है सूप में उसके बाद उसको कंट्रोल लगा के थिक करके जी उसमें अंडे ऐड करते हैं अच्छा। हल्का सा उसमें हरा प्याज होते हैं मैम एंड पे उसको बस हल्का सा डार्क होते हैं वो अच्छा और बहुत ही टैलेंटेड शेफ गुलाम रसूल हमारे साथ आज मौजूद हैं और अगर आप चाहें आप डिश जो है वो बनाना शुरू कर दें ऑलरेडी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है मुझे आप लोगों का नहीं पता लेकिन इस टाइम पे मुझे बहुत भूख लग जाती है एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे किचन में जो भी डिश तैयार की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर बनाई जाती है आपको पता है गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि अल्ट्रा रिफाइंड 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है साथ ही साथ अगर बात करें बेहतरीन वेजिटेबल ऑयल का खिताब इसको हासिल है पाम कॉटन सीड और सोयाबीन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है कोई भी आपकी डिश हो चाहे वो ट्रेडिशनल कुकिंग हो या जिस तरह से आज हमारी डिश है जो कि ऑफकोर्स आपको पता है चाइनीज फ्यूजन रेसिपी है हमारे किचन में स्पेशली तैयार की जाएगी आप लोगों के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए बड़ी आसान सी रेसिपी जो है वो बनाई जाएगी हमारे किचन में गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अगर आप कोई भी डिश तैयार कर रहे हैं आप डेफिनेटली उसके अंदर कुकिंग ऑयल का इंतखाब बड़ा जरूरी होता है मैं हमेशा कहती हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को लाजमी तौर पर प्रायोरिटाइज करें नो मैटर व्हाट जिंदगी में और क्या चीज़ें चल रही हैं और कितने काम हैं कितने प्रोजेक्ट्स हैं कितने असाइनमेंट्स हैं कितने मीटिंग्स हैं गैदरिंग्स हैं जिनका आपको हिस्सा बनना है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे फिजिकली और मेंटली तो किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे जिंदगी के अंदर सेहत इज़ एब्सोल्युटली एवरीथिंग तो आज के इस स्पेशल शो के अंदर जहाँ पर हमारे बहुत ही खास शेफ गुलाम रसूल हमारे लिए खाना जो है वो डिश तैयार कर रहे हैं आप लोग भी रेसिपी को कॉपी कर सकते हैं आसानी से आज लंच के लिए इसको बना लें जल्दी से तैयार कर सकते हैं आप इसको बड़ी आसान रेसिपी होगी और हमारे शेफ बहुत ही टैलेंटेड है इसलिए मिनटों के अंदर आप ये रेसिपी घर के अंदर बना सकते हैं साथ ही साथ आपको पता है कि मैं बात करूँ फैसलाबाद के शहरियों की और पाकिस्तानियों की तो एक हमारा ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर है जो कि हमने पूरी दुनिया के अंदर लेके गए हैं और वो है चाय का डीएटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 क्वालिटी चाय की कहा गया है इसको साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डीएटी के हवाले से तो दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है और डीएटी बनाने वालों को ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है हर क्वालिटी को खुद सैंपल करते हैं ताकि जो उनके कंज्यूमर तक
एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, और ऑफ कोर्स आप लोग उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है, आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। डीओटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि किसी भी चाय में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स उसका टेस्ट, उसकी खुशबू एंड ऑफ कोर्स उसकी जो स्मेल है वो होती है। एंड डीओटी बनाने वालों का ये दावा है कि तीनों चीज़ों पर बहुत फोकस किया गया है टू मेक श्योर जो आप तक कंज्यूमर तक एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। तो अगर आपको थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद है तो आप डीओटी दाने वाली जाकर स्टोर से खरीद सकते हैं, जो कि डायरेक्ट पैकिंग में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप डीओटी थोड़ी सी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीओटी एक्सट्रीम क्वालिटी भी स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बड़ी ही मज़ेदार सी डिश जो है वो आज हमारे किचन में बन रही है, और ऑलरेडी कटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे मैंने पहले भी कहा, रेसिपी को आप कंटिन्यू करते रहें और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बना सकते हैं लंच के लिए आज। और जितनी देर हमारा खाना तैयार हो रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे ताकि हम जो है भूख के मारे ना बेहोश ना होना शुरू हो जाए। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जहां पर आज बहुत ही खास मेहमान हमारे जो शेफ़ हैं हमारे गुलाम रसूल, वो एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार कर रहे हैं। एंड आई कांट वेट, मुझे ऑलरेडी भूख लगना शुरू हो गई है। एंड ऑफकोर्स आप लोग रेसिपी को बड़े आराम से घर के अंदर फॉलो कर सकते हैं। और ऑफकोर्स हम थोड़े टाइम के बाद चेक इन करते रहेंगे अपने शेफ के साथ कि क्या तैयार हो रहा है, डिश कहाँ तक पहुंची है। एंड ऑफ कोर्स लेकिन उतना टाइम जितना टाइम हमारी डिश बन रही है, हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं सब्जेक्ट को और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, ताकि हमारा माइंड जो है, ध्यान जो है वो किसी और तरफ लग जाए। और ऑफ कोर्स इसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो हमें ज्वाइन करिए स्टूडियो के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ सबसे बड़ी नेमत है, और ज़िंदगी में चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स हों, आपके अकम्पलिशमेंट्स हो, जो भी चीज़ें हों जो आप अचीव करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो ही ये चीज़ मुमकिन होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स की, तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम घर पर रहते हुए हर इलाज को कर सकते हैं। हमारे जो नुस्खे हैं वो कुछ वक्त काम कर भी जाते हैं, बट हर दफ़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट एडवाइस के साथ आगाह करें, और स्पेशली फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो ट्रीटमेंट सेंटर, आपको पता है कि अब्बा मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसके बारे में हम आपको हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं, डिफरेंट सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो अब्बा हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर की जाती हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना दो बहुत ही एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को शो में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, नॉलेज उनकी जो है उसको थोड़ा सा जो है अपनी तरफ और आपके साथ जो है वो लाजमी तौर पर शेयर करते हैं। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले तो जी डॉक्टर उसामा बिन सईद मौजूद हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज अब्बा हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर मजहर इकबाल राजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्किन केयर अब्बा हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैं कह रही थी कि ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कई दफ़ा, लेकिन हम हमेशा घरेलू नुस्खों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमें होता है कि ना ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन रिपीटेडली मैंने इस चीज़ को मेंशन किया हमारे शो के अंदर कि अब्बा हॉस्पिटल इन इटसेल्फ फैसलाबाद शहर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है और डेवलपमेंट है। बिकॉज पहले यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को लाहौर जाना पड़ता था या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, इनफैक्ट कभी कराची जाना पड़ता था, बट अब्बा हॉस्पिटल हैज़ एब्सोल्युटली चेंज दैट, क्योंकि अब लोग दूसरे शहरों से फैसलाबाद शहर का रुख करने लगे हैं इलाज के लिए, एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग। जब भी आप इलाज करवा पाए वक्त पर और पहुंच पाए और एक्सेस हो जब, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो पहले तो आप दोनों को वेलकम करते हैं एक दफ़ा फिर शो में, और साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली डर्मेटोलॉजी के हवाले से बात करूं, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि अब्बा हॉस्पिटल के अंदर ऑफर की जा रही हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों का एग्जीक्यूटिव क्लिनिक भी अब केनाल रोड पर मौजूद है, उस हवाले से बताएगा। एग्जीक्यूटिव क्लिनिक में और हॉस्पिटल में हम ये ट्रीटमेंट लेज़र ऑफर कर रहे हैं, और उसके बाद मेजोथेरेपी है, पीआरपी है, और मुलाजमे की ट्रीटमेंट है, एक्ने ट्रीटमेंट है, और रिसेंटली अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी अब्बा क्लिनिक में। तो वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू ट्रीट आवर पेशेंट इन अब्बा हॉस्पिटल एंड इन अब्बा क्लिनिक्स एज वेल। सही हो गया। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स डॉक्टर उसामा बिन सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक्स की, तो आई थिंक इट्स रिलेटिवली
लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, और हमें होता है अच्छा कोई बात नहीं, स्प्रेन हो भी गई, हम उसको खुद ही ठीक कर लेंगे, या कोई अगर इवन जोड़ों के जो प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं, हम खुद इलाज करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, घर पर इलाज करना चाहिए? देखिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है अभी भी हमारी सोसाइटी में। उसके लिए हम पर्सनल लेवल पे भी और अब्बा हॉस्पिटल भी बहुत सारी कैंपेन्स रन कर रहे हैं हम लोग कि जॉइंट प्रॉब्लम्स की मल्टीपल कॉजेज़ हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि कॉज क्या है। हर एज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के जॉइंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, एडल्ट्स के डिफरेंट हैं, ओल्ड एज के डिफरेंट हैं, तो हमें फाइंड आउट कॉज, हमें उसके लिए कुछ वर्कअप, कुछ वैल्यूएशन, फिजिकल चेकअप, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके बगैर किसी भी किस्म के डायग्नोसिस या तशखीस करना उसकी, इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जो हमारी होम रेमेडीज़ हैं हम उनके अगेंस्ट नहीं है, वी फेवर देम, वो अपनी जगह ठीक है, यू कैन ट्राई इट एट होम, बट उसके लिए मैं सिर्फ पर्सनल लेवल पे जो अपने पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट वंस टॉक एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर बिफोर, और कोई भी डॉक्टर उसके अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अपने वर्कअप करवाना, सारे टेस्ट करवाना और फिजिकल चेकअप करवाना, किसी भी नियर बाय जो एक्सेसिबल कंसल्टेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट, कोई भी जो जोड़ों का डॉक्टर है, उसके साथ एटलीस्ट एक बार डिस्कस ज़रूर करना चाहिए उसको। एंड स्पेशली अगर हम डिफरेंट सर्जरीज के हवाले से बात करें जो कि अब्बा हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर की जा रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है? उसमें हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जा चुकी है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां देखी जाती थी, अब हम लिगामेंट सर्जरी जो कि सॉफ्ट टिश्यू उनकी सर्जरी भी कर रहे हैं, और कर भी उस टेक्निक से हैं जो कि बहुत एडवांस्ड है, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से वो छोटे से इंसिजन के साथ छोटा सा निशान होता है, और उसके साथ हम लिगामेंट, कोई भी जॉइंट की अंदरूनी प्रॉब्लम्स, हड्डियों और उनका बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये वो फैसिलिटी जो फैसलाबाद शहर में पहले नहीं थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की, जिसके लिए बहुत सारे एथलीट्स, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सनल दूसरे शहरों का रुख करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हम यहाँ फैसिलिटी फैसलाबाद में प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो कि जिसके लिए फैसलाबाद में समझा जाता था कि यहाँ नहीं होती, और दूसरे शहरों लाहौर या कराची की तरफ पेशेंट्स जाते थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्टार्ट की जैसे यूके, यूएसए या किसी भी बाहर के मुल्क में होती है। तो हम सारे वही प्रोटोकॉल, सारी वही गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में नाउ अभी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। एंड ऑफ कोर्स दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। साथ ही साथ अगर डर्मेटोलॉजी के हवाले से बात करें, आई थिंक स्किन इश्यूज हम सबको होते हैं, वेदर इट बी एक्नी, वेदर इट बी डिफरेंट डिस्कलरेशन और हज़ारों और तरह के इश्यूज जो कि स्किन के आपको फेस करने पड़ते हैं। इन योर ओपिनियन, लोग डरते भी हैं एक तरह से, क्या हमें ट्रीटमेंट करानी चाहिए, क्या इसमें कोई रिस्क है, स्पेशली अगर हम अब्बा हॉस्पिटल और जो सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उसके अंदर क्या पोटेंशियल रिस्क है, और क्या सर्विसेज हैं जो आपको लगता है कि स्पेशली एक्नी के हवाले से जैसे हम बात करें, क्या जो ट्रीटमेंट है वो ली जा सकती है? नॉर्मली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो जो होम रेमेडीज़ तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती ये, लेकिन ये जो नाइट क्रीम्स और ये जो मिक्स क्रीम्स और ये है, ये इनको अप्लाई करके स्किन को काफ़ी ख़राब करके हमारे पास आते हैं। और कुछ लोग तो आते हैं मोस्टली कि जी हमारी बेटी की शादी 15 दिन के बाद, तो इसका कुछ कर दें, तो वी डोंट हैव मैजिक। तो हम उनको बताते हैं कि जी ये जो है आपको इट विल टेक सम टाइम। तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो वो मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन, ये सेल्फ मेडिकेशन है, नाइट क्रीम्स हैं, ये ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर्स से लेते हैं, दे आर कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स। तो जैसे मिलाजमा है, एक्नी है, ये मज़ीद बढ़ जाते हैं। देयर इज देन थिनिंग ऑफ द स्किन, जिससे धूप में नहीं जा सकता बंदा, किचन में नहीं जा सकता, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करता होता हूँ कि जी आप पहले जो भी आपको प्रॉब्लम है एक दफ़ा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को दिखा के तो फिर आगे यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन या एक दूसरे के बताए हुए जो होते हैं कि जब ये यूज़ कर ले नुस्खे, तो वो ना किए। स्पेशली अगर हम कुछ ट्रीटमेंट्स जिनके बारे में जो मोस्ट कॉमनली एक्सेस की जाती हैं एक्नी के हवाले से, साथ ही साथ हाइड्रा फेशियल एंड लिप टेंट, आई थिंक बड़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं और अब्बा हॉस्पिटल में ऑफर भी की जा रही हैं। क्या प्रोसीजर्स हैं और किन लोगों के लिए ये रिकमेंड करेंगे? किसकी, सॉरी जरा अगर मैं रीफ्रेम कर देती हूँ मैं सवाल को एक दफ़ा फिर, एक्नी ट्रीटमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें, लिप टिंट और बोटॉक्स, किन लोगों को एक्सेस करना चाहिए और किन लोगों को कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए? वो एक्चुअली जो बोटॉक्स है, इट इज़ मोर इन माय ओपिनियन इज इफेक्टिव इन रिंकल्स एंड इन वो आपकी फेशियल कंटूरिंग, दैट विल हेल्प इन एक्नी में। आई हैवंट यूज्ड बोटॉक्स,
We have to go for this traditional like it depends. Either patient की जो condition है it will cause scarring और इस तरह का हो, फिर हमारी different treatment है. अगर कोई शुरू मतलब in the beginning है या कोई नॉर्मल सी है उसके लिए डिफरेंट है. और एक्ने के काफ़ी सारी फेजेस होती हैं एंड अकॉर्डिंगली टू द फेजेस वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट. एंड ऑफ कोर्स अगर हम स्पेशली सर्जरीज के हवाले से भी बात करें तो बहुत सारी डिफरेंट तरह की आपको कहीं ना कहीं स्पेशली जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी डिफरेंट जोड़ों में जिस तरह से मैं पहले भी बात करती दर्द होना शुरू हो जाती है. उसका क्या इलाज है और क्या हमारी अपनी कोई लाइफस्टाइल रीजंस होते हैं इसके पीछे? देखिए जो करंटली जो मैं फील कर रहा हूँ हमारा जो लाइफस्टाइल इस वक्त करंट जो जनरेशन का है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन दैट. और स्पेसिफिकली फीमेल्स में आफ्टर 50s जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उससे बोन्स की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और उसको हम अक्सर जो भुरभुरापन हड्डियों का और ऑस्टियोपोरोसिस का भी नाम देते हैं. वो भी एक कॉज है जोड़ों में प्रॉब्लम की. फिर यूजुअली हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स, इनटेक्स, सन एक्सपोजर ये सारी ऐड करती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को. इट्स वेरी प्रेवलेंट, वेरी कॉमन. और ये हमारा जो नॉर्म पॉपुलेशन का जो विटामिन डी है दैट इज अराउंड 20 or 25 सो विच इज़ बिलो देन द नॉर्मल रेंज. सो हमारी एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा यूरिक एसिड की अबनॉर्मैलिटीज़ और सर्टेन मेटाबॉलिक इश्यूज़. हमारा जो फिजिकल इनएक्टिविटीज़, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि बहुत सारे लोग हम इनएक्टिविटी या एक्सरसाइज या जिम इतनी रूटीन में नहीं करते. तो मेरे सारे पेशेंट्स में मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को कि हम ख़ास तौर पे रूटीन एक्टिविटीज़ में अपने एटलीस्ट 3 times a week वी मस्ट गो टू द जिम और एटलीस्ट लॉन्ग वॉक या कोई ऐसी एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ द एज. इवन ओल्ड एज में भी एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. या आप उसको छोड़ सकते हैं तो ओल्ड एज में आपको सर्टन प्रॉब्लम यानी बोन की वीकनेस, जॉइंट प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं. एंड यू हैव टू फाइट विद इट विद एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की अगर बात करें सर्जरी इज मेजर नो मैटर व्हाट, लेकिन अगर मिनिमली इन्वेसिव हो दैट डज मेक अ डिफरेंस. यस, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली. पहले ये प्रॉब्लम था कि सर्जरी को समझा जाता था कि बहुत बड़ा कट होगा, बहुत बड़ा इंसिजन होगा, एक बड़ा ऑपरेशन होगा. तो की होल सर्जरी जो हमने स्टार्ट की फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह विद अ लॉट ऑफ सक्सेस इन नी एंड शोल्डर. उसमें शोल्डर की बहुत कॉमन इंजरीज थी जैसे ACL इंजरी, मेनिस्कल इंजरीज, घुटने के अंदरूनी जो जोड़ और पट्टे की जो इंजरीज होती हैं वो पहले इतना उनका डायग्नोसिस नहीं था, उनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी फैसलाबाद में. लोगों को दे हैड टू ट्रैवल टू लाहौर और कराची फॉर द ट्रीटमेंट. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई केम बैक फ्रॉम UK in 2019 तो हमने शोल्डर की भी सर्जरी स्टार्ट की जिसमें बहुत सारे शोल्डर के प्रॉब्लम्स में शोल्डर के दर्द, शोल्डर की फ्रोजन शोल्डर जिसको जाम कंधा भी कहते हैं उसका इलाज और शोल्डर जो निकल जाता है बार बार उसकी ट्रीटमेंट जस्ट विद की होल सर्जरी जिसमें सिर्फ 2 छोटे से निशान फ्रंट और बैक पे होते हैं और वो हील आउट भी बड़े अच्छे होते हैं और कॉस्मेटिकली बड़ी एक्सेप्टेबल सर्जरी है. और डाउन द लाइन इफ़ यू फॉलो द पेशेंट्स एटलीस्ट 2-3 months के बाद आपको ये भी नहीं याद रहता कि वहाँ कोई स्कार भी था. तो कॉस्मेटिकली इट वाज अ गेम चेंजर फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन फैसलाबाद. सो अल्हम्दुलिल्लाह विद लॉट ऑफ सक्सेस हमारे पास अब नेशनल लेवल एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी और इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आ रहे हैं सर्जरी के लिए. एंड ऑफ कोर्स स्किन इश्यूज की बात करें आई थिंक फॉर ऑल द पीपल झुर्रियाँ जब आपके चेहरे पर पड़ना शुरू हो जाती हैं या छाइयाँ तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है. लेकिन क्या हम खुद कोई गलती करते हैं क्योंकि आपने पहले मेंशन किया कि हम अपनी जब नुस्खे इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं. तो क्या उसमें इसका भी रोल होता है जो ये हम उल्टी पुल्टी चीजें शक्ल पे लगा लेते हैं? नहीं, वो नॉर्मली ये होता है कि जो मुलाजमा अगर स्टार्ट में जब होता है ना इट इज नॉर्मली इन 3 होता है टाइप्स का. एक अपर एपिडर्मिस में होता है स्किन के ऊपर वाली जो है लेयर में दैट इज ट्रीटेबल वेरी इजीली. देन इट इज मिक्स्ड अपर एंड लोअर में वो 50-50 हो जाता है. व्हेन इट गोज इनटू द डर्मल साइड तो फिर ये मुश्किल हो जाता है. तो फिर अब उसके लिए हम लेजर्स भी आई हैं और इंजेक्टेबल्स भी हम लगाते हैं लेकिन दे कम आफ्टर वेरी और दे आर पेशेंट इज नॉर्मली इन अ हरी that we want to get it done in a week, 2 weeks, 3 weeks, and that is not possible. It takes time. कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? I have treated patients, I think, with a very severe melasma, and I think it took about 6 months to 8 months, and she was clear. She was clear with that. 6 महीने? 6 महीने, at least 6 और ये क्या रेगुलर ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं या टॉपिकल भी लगाते हैं और इंजेक्टेबल भी स्किन के अंदर में करते हैं तो दैट इज मोर बेनिफिशियल. यानी कि दोनों ट्रीटमेंट्स जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं. सही हो गया. स्पेशली अगर अब्बा हॉस्पिटल की बात करें तो देयर सर्टेन सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि
सिर्फ और सिर्फ अगर हम पंजाब की बात करें तो अब्बा हॉस्पिटल में इस वक्त यूज़ की जा रही हैं, कुछ बताएंगे इस हवाले से किस तरह की? स्पेसिफिकली व्हेन वी स्टार्टेड इन अब्बा, एक्चुअली जो ट्रॉमा सर्जरी थी, जिसमें रोड साइड एक्सीडेंट्स हमारे बहुत कॉमन है, तो जो फ्रैक्चर इंजरीज थी, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स इन एनी एज ऑफ द पेशेंट्स, हमने उनमें जो इम्प्लांट्स स्टार्ट किए, दे वर टाइटेनियम मेड, वेरी हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स, जो कि इन वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान दे वर प्रोवाइडिंग इट, जस्ट बिकॉज ऑफ दे वर सो एक्सपेंसिव। सो लेकिन हमने क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम उन्हीं इम्प्लांट्स पे गए और उनके दे हैड ड्रामेटिक ग्रेट रिजल्ट्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड इट, और अब हमारी ऑलमोस्ट 100 के करीब सर्जरीज भी हो चुकी हैं, जिसमें हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी विद एडवांस्ड टेक्निक, की होल सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरीज में फ्रैक्चर्स हैं, सर्टेन सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू की सर्जरीज। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर यूजिंग द लेटेस्ट इक्विपमेंट विद लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स स्टेम सेल PRP ट्रीटमेंट भी अब्बा हॉस्पिटल में की जा रही है, टेल मी अ बिट अबाउट इट। This is another paradigm shift in the orthopedic surgery actually. So बहुत सारे लोग ऐसे जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स के साथ, जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, नी का जो घुटने की हड्डी का घिस जाना, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, विद सर्टेन कॉजेज, यूरिक एसिड एब्नॉर्मैलिटीज, जॉइंट बोन वीकनेस, ट्रॉमा, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपका ओवर यूज ऑफ जॉइंट इन द एथलीट्स, तो ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन था। और हमारे पास जो मैं आई पर्सनली फील कि पेशेंट्स दे वर स्टक एंड कंफ्यूज बिटवीन अ ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। या तो उनके लिए मेडिसिन थी जिनको दवाइयाँ बहुत सारी खानी पड़ती थी, सेकेंडली उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन थी, बहुत सारे उनको सर्जरी सजेस्ट करते कि स्ट्रेट वे जंप टू द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, कि आप अपना जोड़ ही तब्दील करवा लें। लेकिन उसकी भी सर्टेन इंडिकेशन थी कि एक सर्टेन एज है, सर्टेन स्टाइल है, टाइप ऑफ पेशेंट्स में हम ये करते थे। तो दरमियान की जो ग्रे जोन थी उसमें हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की, जिसमें हम स्टेम सेल थेरेपी और PRP सेशंस देते हैं, जिससे क्या होता है कि वही नॉर्मल जॉइंट जो पेशेंट के साथ है उसकी सेहत इतनी अच्छी और बेहतर हो जाती है कि उसी के ऊपर पेशेंट बहुत सारे अपने सक्सेसफुल क्वालिटी ईयर्स ऑफ लाइफ गुजार सकता है। जिसमें स्टेम सेल थेरेपी है, वो हम नी जॉइंट में भी कर रहे हैं, सर्टन शोल्डर जॉइंट में भी कर रहे हैं, और अदर एरियाज लाइक हिप जॉइंट उसमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को विद वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड ऑफ कोर्स लेजर हेयर रिमूवल की अगर बात करें तो इट्स अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ के आई थिंक वो पूरी इंडस्ट्री जो कि एक बिल्ड की हुई थी हेयर रिमूवल के ऊपर, वो ऑलमोस्ट लेजर हेयर रिमूवल की वजह से खत्म। हाँ, तो टेल मी मोर अबाउट इट, अब्बा हॉस्पिटल में किस तरह की जो इक्विपमेंट है वो यूज की जा रही है, किस तरह की सर्विसेज लेजर हेयर रिमूवल के लिए प्रोवाइड की जा रही है? लेजर अभी तो वो जो है हम जो है ND-YAG कर रहे हैं, और वी आर within few like within a short period of time we will have more like diode and more latest lasers. Now we have at the start of this our executive clinic as well, so they are bringing in more machines and inshallah. But regarding hair removal, once it doesn't give you 100% results. Remember, this is the... but it does have an effect. Yes, it has, but the patient should have in mind that at least they should expect 50 to 60%. Achha, 50 to 60%. 60%. There's no 100%. No, very exceptional. Very exceptional. In my experience, yeah. And it's absolutely true. Even अगर कोई चीज़ to a certain extent I think it's doing well, so that's absolutely good enough. And अगर हम surgeries की बात करते हैं, knee surgery and elbow surgery किस तरह से कर रहे हैं, और आपने trauma surgery की भी बात की, but other than that अगर कोई fracture हो जाता है certain, तो how do you treat that? देखिए, पहले आपने नी सर्जरी की बात की, तो नी में जो हमारी सोसाइटी में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, देवर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि डिजेनरेटिव एक डिजीज़ है, सेकेंडली एथलीट्स की इंजरीज जो कि स्पोर्ट्स पर्सनल है, यंग एज के जो ग्रुप है उसमें बहुत कॉमन है, फ्रैक्चर्स हैं सोसाइटी में, हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स जो कि ड्यू टू द ओवरलोडेड ट्रैफिक, हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से हमारे फ्रैक्चर भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काइंड ऑफ केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें भी ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. So it's kind of challenge for us to treat the patients exactly at international standards, especially in a city like Faisalabad. So where we started actually from knee हमने start किया, तो हमने knee को joint preservation, यानी कि जिस तरह नी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हम मेरी जो पर्सनल प्रैक्टिस भी है कि बहुत ज़्यादा हम गोलियों या दवाइयों पे पेशेंट्स को नहीं एडवाइस करते, बट आई प्रमोट एनकरेज द पेशेंट्स अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजिंग, एक्सरसाइज, जिम, और उनको वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिससे ज़्यादा हेल्दी और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं उनको जॉइंट्स पे. जस्ट लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट PRP सेशंस, स्टेम सेल थेरेपी इन द नी जॉइंट.
डिजीज़ और अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए हमारे पास मोस्ट लेटेस्ट और एडवांस्ड टूल्स हैं जिसमें हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करके उन फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते हैं। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं की होल सर्जरी, जिसमें नी के अंदर हम इट्स वेरी कॉमन लाइक ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सर्जरी। अगर वो डैमेज हो जाए आपका ये लिगामेंट तो आपका नी अनस्टेबल हो जाता है, आपको यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट प्रोवाइड रन, यू कैन नॉट जंप, यू कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स, तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी की होल सर्जरी के साथ कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल लेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ दीज सर्जरीज एंड टेक्निक्स वी आर प्रोवाइडिंग इन फैसलाबाद। And of course, corrective surgeries की अगर बात करें, I'm not even going to try and pronounce it because मुझे पता है कि मुझे I just don't know. तो हाँ जी बिल्कुल, आपने बोल दिया उतने काफी है। तो क्या tell us more about it कि बगैर replace किए किसी भी bone, actual bone को, तो that's really helpful. Yeah, that comes under the heading of joint preservation. हम joint को सेव करते हैं। उसमें joint, नी joint में सबसे कॉमन है कि जो joint का डैमेज होना है उसकी एक वजह होती है, इसमें हमारा मैकेनिकल एक्सेस जो है बॉडी का वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम करेक्टिव ओस्टोटमी के थ्रू उस एक्सेस को करेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट का वॉक, उसका गेट, उसका स्टांस, खड़े होने का, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। और आपकी जो जॉइंट की जो डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेशन यानी बढ़ने की स्पीड वो स्लो डाउन हो जाती है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पेन फ्री भी हो जाता है। तो उसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दैट हम इसकी हेल्प करते हैं, ऑगमेंट करते हैं इसको बायोलॉजिकल सपोर्ट के साथ, जिस तरह PRPs और स्टेम सेल थेरेपीज, जिसको मल्टीपल सेशन देते हैं। तो जॉइंट जो इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक नॉर्मल और एटलीस्ट नियर टू नॉर्मल। पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन टर्म्स ऑफ पेन, इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। बिल्कुल, एंड मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आपकी हेल्थ के हवाले से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और ऑफ कोर्स अब्बा हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएं, आपको पता है कि हमारे किचन में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार हो रही है, जो कि आप लोग लंच के लिए भी बना सकते हैं, ऑफ कोर्स डिनर के लिए भी बनाई जा सकती है। तो चलते हैं हमारे शेफ़ के पास, जो कि ऑफ कोर्स शेफ़ गुलाम रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ग्रैंड रीजेंट होटल स्काई लाउंज से हमारे साथ आज यहाँ पर आए हैं और बड़े ही मसरूफ होते हैं, लेकिन हमारे लिए आज वक्त निकाला है। तो अपने शेफ की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी डिश कहाँ तक पहुँच चुकी है। शेफ, मुझे पता है बहुत मसरूफ है, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई, लेकिन प्लीज हमें बता दें कहाँ तक डिश पहुँच चुकी है हमारी। जी मैम, सूप तो रेडी बन गया है इतनी जल्दी? अच्छा, जिंगल बीफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और तो थोड़ा सा सूप का बता दें, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं और कितना टाइम आपको लगा है बनाने में? मैम ये सूप में जल्दी बना दो 5 मिनट लगेगा जी, टोटल 5 मिनट। अच्छा, हाँ जी। और तो इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल किए, क्या क्या चीजें डालेंगे? हल्का सा हमने ऑयल डालना है इसमें कढ़ाई में, उसके बाद हमने उसमें चिकन को थोड़ा हल्का सा भूनना है, उसमें ब्लैक मशरूम, बटर मशरूम और प्रॉन इसमें ऐड होगा, तो उसको थोड़ा सा भूनना है ऑयल में। अच्छा, उसमें हमने स्टॉक डालना है, यखनी जो है उसमें डालना है 2 से 3, जितने मैक्सिमम 2 लोग हैं 3 लोग हैं इसके हिसाब से तो डालना है। जैसे हल्का सा रेड चिली उसमें और डार्क सोया सॉस हल्का सा और चिकन पाउडर और चीनी और ब्लैक पेपर, ये ऐड हो गए मैम। उससे उबालते उबालते हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाना 2-3 दफ़ा कॉर्नफ्लोर। उसके बाद आपने अंडे डालने उसके ऊपर, अंडे फाड़ के जी उसमें डालने और थोड़ी उसको छोड़ने जी, उसके बाद फिर कॉर्नफ्लोर डालना शुरू करना हल्का सा। एंड पे आपने हल्का सा हरा प्याज डाल देना गार्निश के लिए ऊपर। तो ये सभी चीज़ आपको बन गई जी। अच्छा, और आप जो साथ ग्रेवी भी आप बना जी, ये जिंगल बीफ है मैम, उसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा, क्या इंग्रेडिएंट्स? जिंगल बीफ अल्हम्दुलिल्लाह रीजन माल का हमारा बेहतरीन चलते है, मेन चीज़ है चलने वाला हमारा स्काई लॉन का। तो मेरे इसमें अदरक लहसुन इसमें तड़का होता है, उसके बाद मैम रेड चिली होता है हल्का सा, ऑयस्टर सॉस होता है और उसमें टॉम यम पेस्ट होता है, थाई चिली पेस्ट होता है और सैमुलिक ऑयल होता है। ये 3 चीज़ें मैम इसमें ऐड होता है। तो इसमें सब्ज़ी मैम प्याज, शिमला मिर्ची और ब्रोकली, फ्रेश बीन और मैम ये 3 सब्ज़ी इसमें ऐड होते हैं जी। और ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना कि क्या रेसिपी है, वंस अगेन बड़ी ही आसान रेसिपी है। तो अगर आप लंच के लिए कंफ्यूज है कि क्या बनाना, जो आई थिंक हर घर का प्रॉब्लम होता है, तो आप बड़े आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं, स्पेशली अगर आप डाइट पे हैं स्पेसिफिकली और आप सूप्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो जो रेसिपी आज शेफ ने सूप की बताई है वो भी बहुत ईजी है एंड बहुत ही कम टाइम में इनफैक्ट बन गई है। आई थिंक इट टुक लाइक 15 मिनट्स। तो अगर आप घर पर चाहते हैं तो बड़ी जल्दी से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं अपनी डाइट, अगर आप डाइट कर रहे हैं या अगर नहीं भी कर रहे हैं और वैसे ही आप चाहते हैं तो आप
बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं, आपको बताया आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं अब्बा हॉस्पिटल से। अब्बा हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो आई थिंक देयर सो मेनी न्यू फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं, तो आई वांट कि अगर आप थोड़ा सा फैसिलिटीज क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट इस्तेमाल की जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। To begin with, actually, the hospital facility is actually itself a state of art. Or on top of that, we do have quality and classy executive rooms, जो कि I'm sure कि competitive और किसी भी फैसलाबाद या पाकिस्तान के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से comparable हैं। और I would definitely say कि जो मैंने personally जब visit किया तो they were out of the world experience for me actually. तो ये facility आपको you would be surprised if you spare some time and visit that. And this was about the facility and the जो services थी हमारी। If I start from the sports surgery point of view, ये sports surgery एक चीज़ ही ऐसी थी जो कि फैसलाबाद में available नहीं थी। When we started actually, so we also conducted a lot of awareness and educational programs, जिसमें हमने patients को और general public को भी aware किया कि they don't have to travel to other cities for these treatments। और जिसमें मोस्ट कॉमन हमारी जो नी की सर्जरी थी, जिसमें ACL सर्जरी जैसे कि हमने भी बात की, उसके बहुत सारे एथलीट्स और नेशनल लेवल एथलीट्स अब हमारे पास आ रहे हैं जो कि जिनको हम प्रॉपर गाइडेंस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ लेके चल रहे हैं। और इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में हमारे इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, जिसमें मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स और जिम इंस्ट्रक्टर्स, कोचेस और डिफरेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें हम उनको एथलीट्स को ट्रेनिंग और गाइडेंस के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाउ कैन दे गो बैक टू द गेम आफ्टर द सर्जरी एंड हाउ कैन दे प्रिवेंट द इंजरी इन द फ्यूचर। और क्या ऐसी टेक्निक्स और क्या ऐसी उनको एक्सरसाइजेज जो है मॉडिफाई करनी है जिससे फ्यूचर में ऐसी इंजरीज और इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रोसीडिंग ऑन टू द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें हम ऐसे ही तरीके से बिल्कुल सेम प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस के साथ नी, शोल्डर, हिप जॉइंट और सब बाकी अदर जॉइंट भी रिप्लेस कर रहे हैं जैसे कि यूके या यूएसए में किसी भी और बाहर की कंट्री में होते हैं। सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड इंशाल्लाह फैसलाबाद विल प्रोवाइड द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज इन दीज डिपार्टमेंट्स एज वेल। ऑफ कोर्स अगर डर्मेटोलॉजी के बारे में भी बात करें या ओवरऑल फैसिलिटीज की बात करें विद अब्बा हॉस्पिटल, क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हमें इंतजार करना चाहिए आने वाले वक्त में जो नजर आएंगे? Already Dr. Sama has explained everything. कुछ मिस नहीं किया regarding like no regarding dermatology we are they are providing new and new. They are coming in within a few weeks. Everything will be installed and rest of the normal procedures they are going on, but the new lasers and the new technology they are coming in and inshallah we will provide. एंड ऑफ कोर्स क्या डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ये जो ब्लड प्रेशर, शुगर, डिफरेंट इश्यूज एंड ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट एट द एंड आपके बोन स्ट्रक्चर पर भी होता है, क्या हमारी डाइट एक रोल प्ले करती है? देखिए, इट डज मेक डिफरेंस। जितनी भी रिसर्च अभी दुनिया में हो रही है कि बोन क्वालिटी पे, बोन की जॉइंट डिजीजेज हैं, ऐसी डिजीज हैं जिनका कोई क्योर नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हैं। इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट्स दे स्टार्ट की कंटिन्यू हैविंग पेन और प्रॉब्लम्स रहते हैं लाइफ में। तो अभी इस पर भी रिसर्च हो रही है कि क्या क्या चीज़ें हमारी बोन्स की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइट, द मॉडर्न लाइफ स्टाइल लाइक फास्ट फूड, द पास्ता एंड पिज़्ज़ा लाइफ स्टाइल, और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स गोइंग फ्रॉम द कुकिंग ऑयल टू इवन द चिकन or the kind of products we are having. It's very important. This is the reason that there is a paradigm shift towards eating habits. Almost half of the world you might be having this knowledge that have shifted to the organic lifestyle. Organic diet, organic lifestyle, वो जो हमारे primitive जो चीज़ें थी जो कि natural ways से हम develop करते थे, उसी lifestyle की तरफ there is a recent trend that has been noticed. और on top of that हमारी जो physical activity है, it plays a role. जब हम physically active होते हैं तो ऐसे hormones हमारी body में release होते हैं जो कि muscles, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी स्किन पे भी इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर मजर वुड एग्री कि अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं और रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी इंपैक्ट करती है, हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इवन हमारी मेंटल वेल बीइंग भी उससे इफेक्ट होती है, इवन टू द एक्सटेंट कि हमारी स्लीप भी उससे बेहतर होती है। डेफिनेटली हमारा लाइफ स्टाइल जो इट मेक्स अ डिफरेंस एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम उसके डेप्थ में जाएंगे तो शायद हमारे पास टाइम नहीं होगा इतना, बट जस्ट टू सम इट अप, हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि हेल्दी है, नेचुरल बेस है, ऑर्गेनिक है, और लाइफस्टाइल जिसमें हमारी एक्सरसाइज बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वुड यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की, बिकॉज आपने मेंशन किया, बात करें स्पेशली एक्सरसाइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स को सेपरेटली अगर एड्रेस करें, हाउ बैड आर दे?
देखिए, दे आर जस्ट मेड ऑफ शुगर. सो व्हाट वी डू एक्चुअली, अगर आप बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी को समझें तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बीइंग फिजिकली एक्टिव एन एथलीट हमें कब शुगर चाहिए और कब हमारी बॉडी को कौन सा एलिमेंट चाहिए. अगर हम अपनी डाइट की कैलोरीज को कंटिन्यू करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो कि हमें मैक्सिमम इनटेक उसकी एक दिन में करनी होती है विद लिमिटेड कार्ब्स एंड लिमिटेड फैट्स. सो हमें वी डू हैव टू कीप इन माइंड के एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो ड्रिंक्स हैं इसके अंदर इज टोटली मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो हमें अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम रखने हैं, फैट्स को कम से कम रखना है और प्रोटीन इनटेक को इंकरेज करना है. एंड एनीथिंग दैट हैज गुड प्रोटीन सोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिश, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग वाइट्स, anything that is protein rich we have to take it. And of course exercise, how important? आपने mention किया 3 times a week. Yeah, 3 times a week for a normal person, but for athletes and for a person like in our age, so it's very important. If you देखिए, exercise is the keystone. I mean it's the foundation of your body. अगर आप exercise करेंगे तो आपके muscles tone up रहेंगे. आप अगर exercise करेंगे तो आपकी bones की strength बेहतर होगी. अगर आप exercise करेंगे तो आपकी body में ऐसे hormones release होंगे जो आपकी mental well-being, आपकी self esteem, आपकी motivation को भी boost up करेंगे. अगर आप exercise करेंगे तो only then you can be well in shape and then you can be feel the fitness of your mind and body at the same time. So exercise, in my point of view, without exercise, especially after 30 years of age, I mean it's really impossible to be in a good mood, in a good shape, in a strong, healthy and strong mind. Without exercise you cannot achieve these things. अगर स्किन के हवाले से बात करें तो क्या ऐसी डिशेस हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम अपनी स्किन के लिए नेचुरली खाने के थ्रू इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं? मोस्टली जो है फ्रूट्स का सिट्रस इज गुड फॉर आवर. Rest we have to take each and everything already Dr. Sama has said. And we should take this water intake is very good, at least 8 glasses of water daily. And vitamin C plays a role in your food to keep your skin fresh. And rest the mental, like with the exercise, your mental health will be good, and mental health is very necessary in keeping your skin, glowing and healthy. एंड क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ की भी बात की, कितना इफेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ का हमारी स्किन के ऊपर? अगर आप देखेंगे आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी इज यू कैन फाइंड एवरीवेयर इन एवरी सेगमेंट ऑफ लाइक एज. एंड आफ्टर that stress causes a lot, it creates more problems regarding your like wrinkles and it is very harmful, stress for your skin as well. Not only for your mental health and for the body, for the skin as well. To wrap things up a bit, अब्बा हॉस्पिटल को लेकर, एंड स्पेशली बिकॉज आई नो कि वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पर भी काम किया जा रहा है, क्या प्लान है आगे चलते? देखिए, वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दैट, और हमारा अभी रिसर्च जर्नल भी इट्स ऑन द वे, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं जो कि मॉडर्न कटिंग एज लेटेस्ट रिसर्च अराउंड द वर्ल्ड. हम उन टॉपिक्स पे वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड कंसिडरिंग माई डिपार्टमेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, हम स्पोर्ट्स सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, जस्ट टू नेम अ फ्यू, जिसमें ACL सर्जरी, मेनिस्कल रिपेयर, जो घुटने के अंदर की झिल्ली जो होती है उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये ट्रेंड था कि उसको निकाल दिया जाता था, अब हम उसको रिपेयर कर रहे हैं. और इसी तरह मूविंग ऑन टू द शोल्डर, हम फ्रोजन शोल्डर जो कि जैम कंधा था उसका इलाज बड़ा मुश्किल था, और शोल्डर के अंदर के जो मसल्स हैं उनके टीयर्स जो कि बड़े कॉमन थे और पेशेंट बड़े वो लेके काफ़ी साल ऐसे फिरते रहते थे और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था. वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वी हैव लॉन्च्ड इट इन फैसलाबाद, एंड वी आर डूइंग इट विद द की होल टेक्निक, जो कि आपसे पहले डिस्कस हो चुकी है. आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, सो दैट वी कैन एनहांस एंड improvise our future modern techniques in our shoulder surgery as well. And of course, it's absolutely amazing कि फैसलाबाद शहर में आप अब्बा हॉस्पिटल मौजूद है, और चाहे हम रिसर्च की बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट्स की बात करें, दे डू हैव इट ऑल. एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई नहीं है, देयर इन द प्लान, बट इवेंचुअली दे विल बी हियर, और हम बहुत एक्साइटेड भी हैं. और फैसलाबाद शहरियों के लिए, इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों के लिए जिनको पहले इतनी दूर जाके इलाज करवाना पड़ता था, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम.
हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और ऑफ कोर्स हमारे शेफ जो हैं उनका भी एक दफ़ा शुक्रिया अदा कर देते हैं, शेफ गुलाम रसूल, ग्रैंड रीजन होटल स्काई लाउंज से, जो कि चेनवन रोड पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो कि आज तैयार की गई हैं, और अगर आपको हमारे टेबल पर नज़र आ रही हैं तो वो ऑलरेडी बन चुकी हैं और यहाँ पर आ भी चुकी हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि अगर एक दफ़ा जो है थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को जो है टीजर दे दें कि आज हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो कितनी मज़ेदार तैयार हुई हैं। ऑफ कोर्स ऑलरेडी मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई। इट्स ऑलरेडी 12। अगर आप भी लंच में क्या बनाएं या डिनर में क्या बनाएं प्लान कर रहे हैं तो आप इन रेसिपीज़ को बड़े आराम से घर पर तैयार कर सकते हैं। एंड इट ओनली टुक लाइक अराउंड 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स के अंदर 3 डिशेज हमारे शेफ ने बनाई हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक दफ़ा फिर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे गेस्ट का। और यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।